बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। मंडे है आज और आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जी ऑब्वियसली अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो सुबह उठना थोड़ा मुश्किल लगता है वीकेंड के बाद, जब आपने दोबारा ऑफिस या स्कूल जाना हो। अब इस तरह ही फील होगा क्योंकि वो मौसम जब चेंज हो जाए तो आप थोड़ा सा थकावट भी महसूस करते हैं, लेकिन आप अपनी डाइट अच्छी रखें, वर्जिश को मामूल बनाएं तो आप एक्टिव भी रहेंगे। और साथ ही साथ याद आया जी, आपने वर्जिश करनी है तो स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा है। सो इन दिनों में थोड़ा सा एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है कि स्मोक जो है वो वाकई ख़तरनाक है भी और हो भी सकती है। ख़ास तौर पर जो थोड़ी बड़ी एज के लोग हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। बाहर जो लोग निकल रहे हैं प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकें। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ हैं, आज का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपनी औलाद की तकरीम करो, और आगे फ़रमाया कि अहसिनु अदबहुम, और उन्हें अच्छा अदब सिखाओ, यानी उन्हें आदाब, उन्हें एटिकेट्स, उनको मैनर्स उनको सिखाओ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे, तो आप ख़ुद इस बात के गवाह हैं कि रसूलुल्लाह ने न कभी मुझे डांटा, यानी किसी काम के करने पर आपने ये नहीं फरमाया कि ये तूने क्यों किया, नहीं किया तो ये नहीं फरमाया कि तूने ये क्यों नहीं किया। यानी डांटना, चिल्लाना, ऊंची आवाज़ से बोलना या सख्ती करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज में नहीं था। आपने इस हदीस में इसी बात को बयान किया। औलाद की इज़्ज़त क्या होती है? यही है कि दूसरे के नफ्स का और दूसरे की ज़ात का, अना का ख्याल रखा जाए। बेशक वो आपसे उम्र में छोटा है, कम उम्र है, लेकिन उसकी भी एक इज़्ज़त है और उसकी भी एक अना है, उसका ख्याल किया जाना चाहिए। और इसी तरह आपने ये फरमाया कि अच्छे आदाब सिखाओ। अच्छे आदाब यही हैं कि जब ख़ुद वालिदैन ऊंची आवाज़ से नहीं बोलेंगे, बदतमीज़ी से नहीं बोलेंगे, चिल्ला कर नहीं बोलेंगे, तो पहला सबक तो औलाद को ख़ुद ही यही मिल जाता है कि अच्छे आदाब, अखलाक किस चीज़ का नाम है। हमारे यहाँ होता इस तरह है कि वो शागिर्द कि जो किसी दौर में उस्ताद के पास पढ़ता रहा, उसने तालीम हासिल की, वो किसी मर्तबे पे और किसी मकाम पर पहुँच जाता है। जब वो अपने उस्ताद से मिलने आता है तो उस्ताद उसके साथ वही सलूक करता है, यानी उसे अपना शागिर्द ख्याल करते हुए उस इज़्ज़त से और उस तकरीम से नहीं नवाजता जिसका वो हक़ रखता है। इसलिए कि अगर 10-15 साल पहले वो शागिर्द था, लेकिन आज वो सिर्फ़ शागिर्द नहीं है, बल्कि आज वो बड़ा अफसर है, एक आलिम है, किसी बड़े मनसब पर बैठा हुआ है, तो फिर उस्ताद को भी चाहिए कि उसका इकराम करे, उसके मनसब का, उसके मर्तबे का, उसके मकाम का, उसकी मेहनत का ख्याल रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस्ताद आज भी उसी के साथ वो सलूक करे जो पहले 10-15 साल पहले जिस अंदाज से बात करता था, जिस तरीके से सलूक करता था। तो ये सबक भी हमें इस हदीस से मिलता है कि अपने छोटे की इज़्ज़त करो, उसे हमेशा इस तरह ना ख्याल करो कि जिस तरह माजी में तुम उसे ख्याल करते थे, बल्कि अब उसकी उम्र, उसके मर्तबे, उसके इल्म, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। बहुत अच्छा पैगाम। और आज के वक्त के मुनासबत से मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम तालीम को तो देख लेते हैं लेकिन तरबियत पर जोर नहीं देते। सो गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को संवार देती हैं। आज की टॉप स्टोरी इसी तरफ बढ़ेंगे। पहली खबर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तेज़ धार डोर से नौजवान जाम बहक, पुलिस खूनी खेल रोकने में नाकाम रही। मनसूख असलहा लाइसेंस की बहाली का हुक्म। पीटीआई रहनुमा बिशाश खान नियाजी के असलहा लाइसेंस का जायजा लिया गया। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान सर उठाने लगा। लाहौर रीजन को गैस सप्लाई 165 मिलियन क्यूबिक
फिट तक महदूद। और इतवार बाजार में एक बार फिर नाकिस सब्जियों की बाज़गश। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल्स की तरफ जाना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और आउदल शाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अब जो पहली खबर है मुझे नहीं समझ आती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका खात्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन चैलेंज होने के बावजूद आई डोंट नो कि कोई प्रॉपर हिकमत अमली किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ हम हमेशा संडे के दिन इंतज़ार करते हैं, खुदा ना खास्ता मंडे को ये खबर होगी लाजमी, और ऐसा ही हुआ। एक बार फिर से एक नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया, डोर फिरी। मतलब हमने बसंत का त्यौहार इतने सालों से बंद कर दिया, किस वजह से? कि ये खूनी खेल है, इससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ चली जाती। सवाल ये पैदा होता है, ये काम तो तब भी नहीं रुका, हर हफ्ते एक ज़िंदगी जाती है। आई डोंट नो ज़्यादा भी जाती हो, हम तक खबर जो पहुँचती है वो तो रिपोर्ट हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हैं जी आईजी साहब ने नोटिस ले लिया, सीएम साहब ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ साहब का दौर मुझे याद है, कुछ सख्ती से नोटिस भी लेते थे, लोगों की दौड़े भी लगवा देते थे, मुतल्लिका एसएचओ को भी मुअत्तल किया जाता था। थोड़ा सा लोग डर रहे थे। अब क्या आपको हिकमत अमली फॉलो करनी है या आप बिल्कुल नहीं इसको कंट्रोल कर सकते? आई डोंट नो कि ये वो चीज़ है जो किसी की भी पहुंच से बाहर है कि इसको कंट्रोल किया जाए। वजह फिर क्या है? शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम कानूनी तकाज़ों पे तो मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले हमारी बतौर कौम ये ज़िम्मेदारी है कि एक चीज़ जिस पर हुकूमत पाबंदी लगाए और उसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ दाव पे लगें और कई ऐसी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उनका ख़ात्मा हो जाए, तो हुकूमत इससे संजीदगी क्या ले रही है कि आपकी जो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं उससे बचाव हो सके। हमें बतौर हमारा जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं या आसपास के जो मज़ाफ़ात के रहने वाले लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर इनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको देखना चाहिए कि अगर आप हुकूमत पतंगबाजी पर पाबंदी लगा रही है कि आपने पतंग नहीं उड़ाना और उसकी डोर की वजह से नुकसान हो सकता है, तो हमें खुद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इससे बाज रहना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि आपने कानून की बात की। कोई मुअस्सर कानून साजी है ही नहीं हमारे पास। माजी में आपको याद होगा, आपने सीएम जब शहबाज शरीफ थे उनका जिक्र आपने किया, उस वक्त पुलिस मुतहरिक कैसे होती थी, इवन जो ड्रोन कैमराज हैं उनकी मदद भी ली जाती थी, मुख्तलिफ इलाकों में वो उड़ाए जाते थे, वीडियोस हासिल की जाती थी, उसके बाद फुटेजेस की बुनियाद पर उन लोगों को और जो पतंगबाजी करते थे उनको पकड़ा जाता था। वो तो पकड़ लिए जाते थे, लेकिन सवाल ये है कि ये पतंग बन कहाँ पे रही है? आपके अंदरून लाहौर में बन रही है, आपके शादरा और मज़ाफ़ात के इलाकों में बन रही है, उन तक आया कि पुलिस की रसाई नहीं है। अगर वही पतंग बनकर शहर में किसी जगह पर फ़रोख्त हो रही है तो वहाँ तक रसाई है, मुमकिन है, लेकिन रोका नहीं जाता। डोर बन रही है, डोर बनकर आपके शहर में आ जाती है, उसके बाद फ़रोख्त हो जाती है और उन लड़कों तक और उन जो इसके शौकीन हैं पतंगबाजी के, उन तक पहुँच जाती है। उसके बावजूद हम लोग रोक नहीं पाते और पुलिस जो है उस वक्त मुतहरिक नज़र नहीं आती। मुझे बताएं, आज जिस ख़ानदान में क़यामत सुगरा बरपा हुई है, जिनका नौजवान यहाँ से चला गया है, उनके वालिदैन से पूछें कि उन्होंने किस तरह उसको पाला होगा और उनका मुस्तकबिल में वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरह चल रहा होगा। नौजवान बच्चा ही आप कह सकते हैं। देखें, नाश्ता लेने के लिए गया है ना इतवार को, कि नाश्ता लेने के लिए गया है और घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का वो नाश्ता लेकर आएगा और हम मिल बैठकर छुट्टी का रोज़ आप बैठेंगे और नाश्ता करेंगे। लेकिन उसकी सूरत में अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि आपको डेड बॉडी किसी की मिल जाए, तो फिर क्या आप क्या गुजरी होगी? उस जिन लोगों ने उनको भिजवाया होगा वो क्या सोच रहे होंगे कि हम ना भिजवाते, हम इस तरफ ना जाते, हम घर पे नाश्ता तैयार कर लेते। इस तरह की बाद में क्या सराहियाँ होती हैं। लेकिन मौत बरहक है, उसके साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है, आपके रियासती इदारों की भी जिम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ एसएचओ को आप मुअत्तल कर देंगे, थोड़ा और हाईलाइट होगा तो आप मुअत्तल का डीएसपी को मुअत्तल कर देंगे, यहाँ से मुअत्तल होगा, दूसरी जगह उनकी तैनाती हो जाएगी। ये मुअत्तल का खेल खत्म होना। मैं आपको बता रही हूँ, माजी में भी यही कुछ होता रहा। राव साहब, सीएम साहब कहाँ हैं? देखिए, सीएम साहब यकीनन सीएम साहब के नोटिस में होगा। और ये जो मैं सिप्रा साहब की बात को वहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कि जो हमारा मुआशरती रवैया है, बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार है, वो हमारा रवैया जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का।
یہ معطلی، سسپینشن، یہ ٹیمپریری، اس کے بعد پھر 2 ماہ بعد پوسٹنگ، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پر جو آپ کو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک تو قانون ایسا ہو کہ قانون میں اگر آپ یقین کیجئے کہ اس کو ان بیلیبل اوفینس کر دیں آج سے ہی. اس میں پنجاب اسمبلی کا چونکہ سے 41واں نہ ختم ہونے والا اجلاس جاری ہے، اور وہ اجلاس کیا کرے کہ کم از کم 3 سے 6 ماہ کی سزا کا تعین کرے، اور اس کا ٹرائل صرف 10 روز میں مکمل ہونا چاہیے، یا میکسیمم 14 روز میں اس کا ٹرائل مکمل ہو. فیک ایف آئی آر نہ دی جائے، صحیح ایف آئی آر دی جائے اور صحیح بندے کو منتقل، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایک بات، سزا کا تعین، سزا جزا کا تعین، قوانین موجود ہیں لیکن سزا نہیں ہو پاتی، اگلے ہی روز بیل ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماضی میں ہم نے دیکھا، ماضی میں اسپیشل برانچ جو تھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صحیح جو آنکھ کا تارہ ہوتی تھی، اور تمام تر رپورٹنگ اسپیشل برانچ کی، خواہ وہ قبرستانوں میں پڑا جو لاروا ہے وہ اس کی رپورٹنگ ہو، یا پولیو ویکسینیشن کی کوئی بات ہو، یا ڈینگی سرویلنس کی کہیں پر بات ہو، تو وہ رپورٹنگ ہوتی تھی. ایون یہ ڈور اور یہ پتنگ کی جو فروخت ہے، خرید و فروخت ہے، منشیات کی بات ہے، اسپیشل برانچ کوڑا کرکٹ تک اور ٹوٹی سڑکوں تک کی جو رپورٹنگ تھی وہ وزیر اعلیٰ کو براہ راست اسپیشل برانچ کرتی تھی. اسپیشل برانچ کے لوگ موجود ہیں، آپ کے جو 83 یا 84 پولیس اسٹیشنز ہیں ان کی. آپ ایسا کریں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں واقعی سنجیدہ کہ آئندہ کسی کا لال اس طرح سے سڑک پر جاتا ہوا ڈور پھرنے سے جاں بحق نہ ہو، تو آپ کو اپنی سرویلنس کو بڑھانا ہے، اور سرویلنس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ بن کہاں سے رہی ہے ان کے لیے بالکل آپ نے صحیح کہا، جو بنا رہے ہیں اور جو اڑا رہے ہیں، ان دونوں کو ایک پیرائے میں آپ کو لینا پڑے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے صرف یہ بتا دیں، علاقے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایس ایچ او اس کو بھی پتہ ہے کہ کن کن علاقوں میں پتنگ بازی ہو رہی ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں شہری لاہور کے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں پتنگ بازی ہوتی ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ان علاقوں میں؟ دیکھیں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، یہ ہمارے مضافات میں ہے، جنگی امر سدھو، کچا جیل روڈ اور اس کے اطراف میں کوڑ لکھپت کا علاقہ ہے، یہاں پتنگ بازی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ شالم اور مومن پورہ کا جو علاقہ ہے وہاں لے لیں، اور بند روڈ کا شفیق آباد اور یہ والی جو سائیڈ ہے، اور یہ راؤسا و گرشیرہ کوٹ والی سائیڈ، یہاں پتنگ بازی ہوتی ہے. آپ کے جو باقی علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کے کیسز بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں. اگر مضافات میں یہ متعلقہ 8-10 تھانے ہیں، اگر یہاں پر آپ سرویلنس کی بات کریں، جس طرح راؤ صاحب بات کریں کہ سرویلنس کو سنجیدہ طور پر لیا جائے تو یہ ممکن ہے. ادروائز دیکھیں ہمارے ہاں یہ سماج کی بات کریں کہ معاشرہ کیا کرتا ہے، یہاں تو ون ویلنگ کرنے والے کو آپ پکڑ لیں تو محلے کے چند جو بزرگ ہیں وہ تھانے پہنچ جاتے ہیں کہ بچے کو غلطی ہوگی چھوڑ دو. اور پتنگ بازی میں بھی ایسی مثالیں سامنے آتی رہی ہیں کہ بچے سے غلطی ہوگی آپ اس کو چھوڑ دیں. ہمیں دیکھیں سماج کا جو رویہ ہے یہ جب تبدیل ہوگا تو ایسی چیزوں، میں نے شروع میں یہ کہا تھا، آپ کب تک پولیس کو ہر جگہ پہ لے آئیں گے کہ پیرنٹس سب سے پہلے ریسپانسبل نہیں، پیرنٹس کو ریسپانسبل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پولیس فورس بڑا زمان پار کی حفاظت کرے یا علاقوں کی بات کرے؟ میری بات سنیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پولیس حکمرانوں کو سیکیورٹی دے یا پولیس علاقوں کو چیک کرے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نفری پوری نہیں ہے کسی ایک پولیس اسٹیشن سے. ابھی کال میں لائیں عرفان ملک صاحب کو، پوچھیں ان سے کسی ایک پولیس اسٹیشن میں نفری پوری ہے؟ نفری پوری نہیں ہے تو جانے اسی طرح ہی جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ سرویلنس نہیں ہے. سرویلنس کو بڑھانے کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی پر مامور جو ہزاروں لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں نا، لانگ مارچ چل رہا ہے، لانگ مارچ کے ساتھ لاہور کی ساری پولیس نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لاہور کی پولیس، لاہور کے وارڈنز، لاہور میں ایک مذہبی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اس کے لیے باہر سے آپ کو سیکیورٹی منگوانا پڑ رہی ہے. آپ نفری تو پوری کریں پہلے، نفری پوری کرتے نہیں ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں دوسری. نفری کس نے پوری کرنی ہے؟ موجودہ حکومت نے. موجودہ حکومت کی تمام تر جو توجہ ہے وہ کس پر ہے؟ ترجیحات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ لانگ مارچ ہے. لیکن راؤ صاحب ایک آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، ہم نے بسنت کا تہوار بند کیا، ہم نے لوگوں کا بڑا واویلا سنا کہ جی کاروبار متاثر ہو گئے. یہ وہ کاروبار وہ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، تیز دھار ڈور بنا رہے ہیں، کہاں بنا رہے ہیں، کون لے کے جا رہا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے. کیوں نہیں ان کو کوئی پکڑتا؟ اوبیسلی نہیں پکڑ پاتے نا، مگر مچ ہیں یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو بااثر لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر ان تک رسائی ہونے کے باوجود
आपका कानून बड़ा कमज़ोर है, आपका कानून इस हवाले से बनाया तो ज़रूर गया, FIR होगी, अगले दिन बेल हो जाएगी, मैक्सिमम आप पकड़ के क्या उनको क्या सजाए मौत दे देंगे आप? नहीं, इसके लिए वही सज़ा होनी चाहिए जो इसके इस्तेमाल से सज़ा जो कत्ल होता है, इस पर 302 आपको लगाना चाहिए कम से कम, कि इनको अंदाज़ा तो हो ये कर क्या रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि वो सजा का तयन कर ही नहीं सकती आपकी प्रोसिक्यूशन, और जिसकी वजह से फिर से कारोबार जारी रहता है। क्या होगा, पकड़े जाएंगे, उसके बाद 30-50 हज़ार आपने कहा पकड़े जाएंगे, तो अभी जो क्रैकडाउन किया है मैं उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचा देती हूं जी। सिटी डिवीजन पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। 24 घंटों के दौरान शहर से 50 पतंगबाज गिरफ्तार किए गए हैं। यही थोड़ी देर पहले कर लिया जाता तो क्या चले जाना था। आप इंतजार कर रहे होते हैं कि गटर का ढक्कन नहीं है, कोई बीच में गिर जाए, उसके बाद नोटिस ले तो कोई क्रैकडाउन करे, कोई डोर खोलने से इनको कटहरे में लाए हैं, इनको करें 6 माह की सजा दें कम से कम। बिल्कुल, कम से कम 6 माह। मैं इलाके बता दूं, शाहदरा टाउन, शफीकाबाद, रावी रोड में ये कार्रवाई की है। बदामी बाग, लारी अड्डा, मिस्री शाह, शादबाग के इलाके, टिबी सिटी, इस्लामपुरा, न्यू अनारकली, लोहरमाल में भी कार्रवाई हुई। भाटी गेट, दाता दरबार, मर्सी गेट, रंग महल, लोहारी गेट, नौलखा, अकबरी मंडी, गवाल मंडी में कार्रवाई हुई है। आई डोंट थिंक सो कि ऑलमोस्ट ये शुमाली लाहौर पूरा कवर किया। सारी सूरत हाल में CCPO साहब मैंने तो आपसे पहले बात की है कि CCPO कहाँ हैं? आपके अंदरून लाहौर में ये सारा कारोबार हो रहा है। ये इलाके जो अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया, ये सारा वहीं पे पतंगबाजी कहाँ पे हो रही है, डोर कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे पतंग बनाकर फरोख्त हो रही है, ये वही इलाके हैं। उसी डिवीजन में इंसिडेंट होता है, वही डिवीजन आपकी एक्टिव हो जाती है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर एक्टिव हो गया। एक हफ्ता इसको मुसलसल इसका फॉलो अप करें। क्या अच्छी बात है, शायद सिप्रा साहब जान चले गए या एक्टिव हो गए, एक हफ्ता दोबारा से हो जाएंगे। किसी तरह आ तो गए ना। मैं वो कह रहा हूँ कि 7-8 दिन 10 दिन इसको मुसलसल इसका फॉलो अप करें, कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखें, हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटीज के जिस तरह जिक्र किया जाता है कि हमारे फेस्टिवल बहुत सारे खत्म हो गए, लेकिन अब वो वापस आ भी रहे हैं। हमें इन चीजों से निकलना है। आप बात कर रही थी कि वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं। वालिदैन किस तरह जिम्मेदार हैं? अगर एक 16, 17, 18 साल का बच्चा है या इससे ज्यादा उम्र का लड़का है, वो समझदार है, वो पतंगबाजी कर रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है या किसी और जगह पे जाके वो उड़ा रहा है, तो उसमें वालिदैन कहाँ जिम्मेदार है? एक बंदा है वो मोटर बाइक लेकर घर से निकल आएगा, मोटर बाइक से तो पता चल जाएगा ये व्हीलिंग के लिए जा रहा है। वालिदैन किसी हद तक किसी ना किसी छत से रही है ना, देखे ना, अगर वालिदानों से तो नहीं हो रही, क्या वालिदैन क्या उनको रोक किसी छत से हो रही है? वो छत वाले वो किरदार अदा करें, आज हम वो बेहिसी का शिकार ना। आज हम जिस सतह पे जा चुके हैं, आपके ख्याल में वालिदैन फोर्सफुली किसी को रोक सकते हैं? मुझे बताएं, आज की जनरेशन जो है, आप किस तरह, खुदा न खास्ता अगले दिन क्या होगा, वो घर से बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे जो समाजी राब्ता है और उसके साथ जो हमारा रवैया है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और उसकी तब्दीली किस तरह होगी? आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की सतह पर कोई इस तरह के लेक्चर्स रखें, कोई इस तरह की चीज़ें बताएं, ताकि जो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो उस वक्त स्कूल में या कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह पे तो इनको दिमागों में या उनकी तसीह हो सकती है। अदरवाइज आप कहें कि बड़ा भाई छोटे भाई को कहे और वालिदैन जो है वो कहें कि आप बच्चे सुधर जाएं, बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुधर भी जाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में उसका दूसरा हल यही है कि आप कानून के कटहरे में लाएं, जिस तरह राव साहब कह रहे हैं कि उनको सजाएं दें। अच्छा पॉइंट है, आपको नॉन बेलेबल यही बुजुर्ग हजरात अगर थाने में आए तो फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं। ये आपकी वजह से हुआ है, किसी का प्यारा इस एक छोटी सी गलती की वजह से और फिर जान चली जाए, नहीं जानी चाहिए। जब तक लोगों में खौफ नहीं होगा कि जी अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ तो उनकी पकड़ ऐसी होगी कि दोबारा देखिए, हेलमेट पे 2000 चलान किया, आपको हेलमेट पहने नजर आए, रॉन्ग पार्किंग के 2000 चलान हुआ, कोर्ट ऑर्डर पे रॉन्ग पार्किंग खत्म हुई, यंग ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, यंग ड्राइवर्स कम हुए। ऐसे यानी यहाँ पर जब तक आप सख्ती से नोटिस नहीं लेंगे, डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं रुकने वाला। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से कहेंगे, PTI रहनुमा बशाज खान नियाजी के असलहा लाइसेंस का जायजा लिया, मनसूख असलहा लाइसेंस की बहाली का हुक्म दिया गया। राव साहब क्या मामला है? देखिए, मामला कुछ इस तरह से कि 25 जुलाई को जब क्रैकडाउन किया गया था, 25 मई को जब शुक्रिया सिप्रा साहब, 25 मई को जब क्रैकडाउन किया गया था, लॉन्ग मार्च जाना था लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब PTI का, तो उस वक्त की हुकूमत चूँकि वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज से हमजा शहबाज हुकूमत की जानिब से एक वसी
پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس میں بجاج خان نیازی جو کہ کبھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے تھے اور نواز شریف کی گاڑی بھی ڈرائیو کرتے رہے اور بڑا عرصہ انہوں نے گزارا. تو ان کا چونکہ ایک سسٹم ہے, ایک ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے, اس میں ظاہر ہے وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی اسلحہ ہے اور یہ 20-20 25-25 سال 30-30 سال پرانا یہ ان کے پاس لائسنسز ہیں جن کو ہر مرتبہ جو رینیو بھی کروایا جاتا ہے اور تمام جو قانونی تقاضے وہ پورے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو پولیس کی جانب سے جو اسلحہ دکھایا گیا وہ اسلحہ یہ شو کیا گیا کہ غیر قانونی ہے اور یہ کہیں لانگ مارچ کے لیے وہاں پر استعمال ہونا ہے. یہ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب حکومت بدلی اور حکومت بدلنے کے بعد سب سے پہلے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ایف آئی آرز ہوئی تھیں وہ ایف آئی آرز خارج ہوئیں اور اس کے بعد اب ایک ریویو کمیٹی ہے جس کو چیئر کرتے ہیں کمشنر لاہور, منسوخ اسلحہ لائسنس ریویو کمیٹی. تو اس کمیٹی کے روبرو جب پیش ہوئے تو تمام تر جو ان کے لائسنسز تھے بجاج خان نیازی, یاسر خان نیازی اور ان کی فیملی کے, بلکہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے جن سے یہ اسلحہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ تو یہی کیس ہوا, تو ان کے لائسنسز قانونی قرار دیے گئے. لیکن اس میں بڑی زبردست چیزیں ہیں. جب ان کے گھر پر ریڈ ہوئی تو ان کی وارڈروب سے جو نئے کپڑے, نئے جوتے اور گھڑیاں, قیمتی گھڑیاں, اور یہ بھی بتایا گیا میاں نواز شریف صاحب نے ایک گھڑی ان کو تحفے میں دی تھی, وہ گھڑی بھی پولیس جو ہے وہ اس وقت لے گئی اور اس کے علاوہ نئے جوگرز تھے وہ بھی لے گئے اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ای ایم ای میں جب ریڈ کیا گیا تو ان کے گھر سے قیمتی اشیاء غائب ہوئی. اندازہ کریں کہ یہ چلے اور دونوں ہاتھوں سے پولیس اہلکاروں نے عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے پولیس والے, اور اس حوالے سے ان کا کلیم چل رہا ہے. اور جو 62 پولیس آفیسرز ہیں وہ ان کے جو گھر سے اسلحہ پسٹل 9mm یا دیگر جو پسٹلز تھے وہ جب برآمد ہوئے تو وہ آج تک پولیس کے اعلیٰ افسروں کے استعمال میں ہیں اور اس کو آن نہیں کیا جا رہا. چونکہ کیس سب جوڈس ہے اور کورٹ میں بھی ہے تو کورٹ کی جانب سے سپرداری پر یہ تمام اسلحہ جو ہے وہ ان کو واپس ملا ہے. لیکن اس میں بھی کافی جو رائفلز ہیں جو سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہیں, جو وہاں پر آنے والے جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں شہری جنہوں نے پنجاب بھر میں سفر کرنا ہوتا ہے, ان کو ان مقامات کو سیکیور کرنے کے لیے جو ویپنز وہاں پر سیکیورٹی گارڈز کو دیے جاتے ہیں ان ویپنز میں سے بھی کئی کی جو پارٹس سے وہ غائب کر دیے گئے. تو یہ تو عالم ہے اور یہ حالات ہیں ہمارے. یہ پولیس کے رویے کو مجھے بتا دیں, یہاں پہ تو پتا تھا کہ اگر ایسا کچھ کیا تو بات بھی باہر نکل جائے گی, یہ عام شہریوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے پولیس اعلیٰ افسران جنہوں نے بیٹھ کے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی تھی اور کئی ٹیبلز دکھائے تھے کہ یہ اسلحہ ہے اور غیر قانونی ہے اور لانگ مارچ کے لیے آوے کا آوائی بگڑا پڑا, یقین مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آج اگر کمشنر کی سربراہی میں جس کمیٹی نے ان کے لائسنس بحال کیے ہیں تو وہ اس وقت سارا سیاسی ماحول تھا, اس وقت سارا انتقامی کارروائی تھی اور سیاسی طور پہ کی جا رہی تھی. یہ تو ثابت ہو گیا. بالکل. اب یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لائیں کہ جو اس وقت اتنی بڑی پریس کانفرنس کر کے اتنا بڑا ایشو بنایا گیا کہ یہ لائسنس جو ہے یہ لانگ مارچ میں مذموم مقاصد کے لیے استعمال ہوگا, اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اب ان لوگوں کو بھی ساتھ میں قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے کہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس کس بنیاد پہ کی. آج اگر ایک کمشنر کی سطح کا آفیسر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائسنس شدہ تھے اور ان کا لائسنس ہے اور پھر لائسنس بحال کیا جاتا ہے, تو اس وقت کیا تھا؟ بیسیکلی ہمارے ہاں یہی علمیاب ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کرتے جا رہے ہیں. انتقام کا لفظ استعمال, سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں. ہم قانونی پیچیدگیوں پر نہیں جاتے, ہم قانون کی نظر میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ اس وقت آگے چل سکیں گے چاہے سیاسی طور پر دیکھ لیں, چاہے سماجی طور پر دیکھ لیں, چاہے معاشی طور پر دیکھ لیں. جب تک قانون کا راستہ نہیں اپنایا جائے گا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ سی سی پی او صاحب کو ہٹایا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تھپکیاں دی جاتی ہیں. سی سی پی او صاحب کو معطل کیا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی معطل ہونے کے بعد ایک سربراہ پولیس کا ابھی تک کام کر رہا ہے تو پھر قانون کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا. قانون کو آپ جب کچھ بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر نچلی سطح پہ وہ اسی طرح ہوتا ہے. اور اب یہ جو سی سی پی او آئے ہیں یہ بھی انتقامی کارروائیوں میں لگے ہیں. کبھی کسی جو سیاسی مخالف ان کے گھر, یہ روش ختم کر دیں. دنیا بڑی جدید ہے, ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اور ہر چیز سامنے سچ سامنے آئی جاتا ہے. چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پر, ہر کسی کی کارکردگی. ان لوگوں کو یہ بھی فکر نہیں کہ ان کی ریپیوٹ کس طرح سے خراب ہو رہی ہے. کوئی آج کی فیملی ہے
बजाज नियाजी जो है ये आज के थोड़ी हैं, ये कब के ट्रांसपोर्टर बिल्कुल आपने सही कहा, कब से करते आ रहे हैं। देखें हर बंदे की अपनी जान की हिफाजत करना, अगर आपको कानून या आपके इदारे रियासती नहीं था आप फराहम करते, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए अपनी हिफाजत के लिए भी अगर असला ले रखा है और उनके साथ वो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और वो चल भी रहे होते हैं, मुझे ये बताएं अगर अपना लाइसेंस सारे आप स्क्रीन पर देख लें, लाइसेंस की बुनियाद पर अगर असलहा मिला हुआ है आप उसको भी गैर कानूनी करार दे दें तो फिर यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए पुलिस को इस चीज से निकलना चाहिए। पुलिस जब सियासी हो जाएगी, पुलिस के आला अफसरान जब सियासी हो जाएंगे तो पुलिस निकल ही ना जाए। पुलिस असल में जो उनको टास्क दिए जा रहे हैं वो काम कर रही है, ना निकल जाए ये हो सकता है। पुलिस सियासत से नहीं निकल सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे आयशा वाइंड अप का कह रही है। नाज़रीन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने सूरत हाल आपको बतानी है कि शहर में गैस की फराहमी के हवाले से क्या सूरत हाल है। और तो शायद सिपरा साहब ने साफ जवाब आज से 1 महीना पहले ही दे दिया था कि गैस नहीं आने वाली है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी सर उठाने लगा है। लाहौर रीजन में गैस सप्लाई 165 मिलियन क्यूबिक फीट महदूद है। कितनी होनी चाहिए और 165 जो है इससे गुजारा कैसे होगा? शायद सिपरा साहब देखिए, बात यह है कि मौसम सरमा के आगाज़ पर जिस तरह आपने खुद भी कहा कि मैंने बताया था कि मौसम सरमा में मुश्किल होगी, गैस बहरान होगा। एंड ऑफ नवंबर आपने कहा था ऑलमोस्ट, बिल्कुल हाँ कि इशू आएगा। और 1 महीना पहले सीमल हाशमी के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि 17-18 घंटे गैस की बंदिश होगी, लोड शेडिंग होगी और उसके बाद दीगर औकात में गैस दी जाएगी। तो SNGPL के तनवीर साहब हैं तो उन्होंने इसको डिनाई किया था। तो मैंने उस वक्त सिमल से ये कहा था कि मैंने कहा ये अगर इंजीनियर होता तो शायद इसको पता होता कि मामला है, क्योंकि नॉन इंजीनियर था उसको नहीं मालूम कि मैंने किस तरह बताना। अब आ जाते हैं लाहौर एरिया की तरफ। आपकी डिमांड 200 मिलियन से अभी तजावुज़ कर रही है और ये तकरीबन 250-275 तक जानी है। ये दिसंबर का मिड और जनवरी का मिड, ये जो 1 महीना होता है ये मुश्किल में होता है आपका। 165 मिल रही है, 35 मिलियन का शॉर्टफॉल है। अब क्या होगा आने वाले में, कल में क्या कैप्टिव पावर, एक और मैं आपको खबर देता हूँ, कैप्टिव पावर जो है उसको कोटा पे लेके जाएंगे। अभी अगर वो 70% ले रहे हैं तो उनको 50% कट लगाएंगे, उनको गैस की बंदिश की जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप बिजली पर शिफ्ट हो जाएं, आप बिजली इस्तेमाल करें, गैस बचानी है, घरेलू सार्फिन को देना है। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि LNG पहले इंजेक्ट की जाती थी, वो अरबों रुपए आपके विफाक ने SNGPL को अदायगियाँ करनी है वो नहीं की। विफाक ने फैसला किया कि इस दफ़ा LNG को इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, डोमेस्टिक सेक्टर को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ओगरा रूल्स के मुताबिक टैरिफ में LNG की बुनियाद पर आप बिलिंग नहीं कर सकते डोमेस्टिक सेक्टर को। वो सारी सब्सिडी की अमाउंट कह लें या एरियर कह लें, वो सारा विफाकी गवर्नमेंट पर पड़ जाता है, वो अदायगियाँ मुश्किल हो जाती हैं, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं पहले। अब क्या LNG इंजेक्ट नहीं होगी तो कुदरती गैस तो हमारे सिस्टम पर मौजूद नहीं होगी। मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूँ, कुदरती गैस हमारे पास मौजूद नहीं होगी तो उसका मुतबादिल LPG सिलेंडर्स निकाला गया, वो पता नहीं कोई खरीदता नहीं खरीदता, आजकल चल रहा है। इसलिए ज़हनी तौर पर आवाम तैयार रहे कि जैसे ही मौसम बढ़ेगा, शिद्दत आएगी, आपका गैस प्रेशर डाउन होगा, कई इलाकों में गैस नहीं होगी, मुतबादिल LPG है। राव साहब आप ज़हनी तौर पे तैयार कर दिए गए हैं, फिर ज़हनी तौर पे तैयार है। ये बता दिया कि अब सुबह दोपहर शाम भी जो दवाई की तरह गैस आती थी अब वो भी नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी। ऑल्टरनेटिव जराए पे आपको जाना पड़ेगा, यानी सिलेंडर का इस्तेमाल पकाना मुश्किल होगा। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा सा महंगा सिलेंडर खरीद लें। जरूर आएगा, ये आपने सही कहा, थोड़ा सा महंगा सिलेंडर खरीद लें, लेकिन नाकिस सिलेंडर से बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। प्लीज इसका ज़रूर ख्याल रखें, ये बहुत आपको जो है ना ख़तरनाक साबित हो सकता है ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं शो में। खुश आमदीद आपको शो में एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम स्टील सेक्टर में होने वाली कुछ नई चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, कुछ सारिफीन के लिए गाइडलाइंस भी देंगे कि आया अगर वो ख़रीदारी करना चाह रहे हैं अच्छी क्वालिटी और वो जो उनके घर के लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि इन चीज़ों पे आई डोंट थिंक सो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एक ही दफ़ा आपने ख़रीदनी होती हैं, लेकिन हालिया महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे गई है। फिर ये जो सियासी उतार चढ़ाव है ये किस तरह से इस सेक्टर को मुतासिर करता है। मौजूदा सूरत हाल हमने देखी, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस मुतासिर हुए, फिर इसके बाद सैलाब की वजह से बहुत चीज़ें मुतासिर हुई। सो अभी
इस सेक्टर में क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस तरह से ये सेक्टर अपना काम कर रहा है, सारिफीन के लिए सहूलियात दे रहा है, इस पर हम बात कर लेंगे जी। सदर कराची आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन शमून बाकिर साहब ने आज हमें शो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो बताइएगा, बहुत अहम सेक्टर है आपका, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सारिफीन को तो मैं यही, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि क्वालिटी पे तो इसकी कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, आप कैसे इंश्योर करते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि लाहौर में फ़र्स्ट टाइम मौका मिला। कराची से तो हम अपने बिज़नेस को और स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट कर ही रहे होते हैं, और पंजाब बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान, कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन, द जीडीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविंस, कंजम्पशन जो है वो लोहे की ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में, लेट से कि अगर पिछले साल 9.5 मिलियन टन अगर लोहा पूरा कंज्यूम किया गया पूरे पाकिस्तान में, तो आई वुड से कि उसका 60% कंजम्पशन जो है वो पंजाब में हुआ है। और पीछे भी प्रीडोमिनेंटली हिस्ट्री यही चलती रही है। हमारे पास पाकिस्तान में प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 5.5 मिलियन टन्स की है, और 4 मिलियन टन्स की जो बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इंपोर्ट करके कवर करते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये रही कि आज से 40 साल पहले एक स्टील मिल लगाई गई, कीपिंग इन व्यू उस वक्त की डिमांड, उस वक्त की डिमांड के हिसाब से एक स्टील मिल लगाई गई पाकिस्तान स्टील मिल के नाम से, जिसकी उस वक्त कैपेसिटी प्रोडक्शन की थी 1 मिलियन टन। रशिया के ताउन से वो लगी मिल, वो मिल चली, लेकिन चूँकि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे यहाँ सियासी उतार चढ़ाव जब आते हैं तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो उन सरकारी इदारों के अंदर अपने इन्फ्लुएंस करने जाती है, जिसकी वजह से फिर वो चल नहीं सकते इदारे। आज आप और हम अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, आपका चैनल चल रहा है, जो मालकान होते हैं वो हर चीज़ में अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, हम अपनी चीज़ को देख के चलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चीज़ को हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल जब लगी उसी वक्त ईरान में उसी रशिया ने एक तवार की अपना मुबारक स्टील मिल के नाम से लगा के दी। आज मुबारक स्टील मिल ईरान में 5 मिलियन टन के ऊपर काम कर रही है, और हमारी 1 मिलियन टन की मिल को नाम एक्सपेंड कर सके, बल्कि आज वो मिल जो है वो एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है मुल्क के लिए। बिल्कुल। तो डिफ़िकल्टी ये है, हमारे यहाँ आज 30-40 साल से हम हमेशा गवर्नमेंट को ये कहते चले आ रहे हैं कि आप एक कंसिस्टेंट स्टील पॉलिसी दे दें। ठीक है। मुझे पता हो, मिसाल के ऊपर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी हमारे साथ रिलेट करती है। अब आपने जो है वो एक शिप लिया, उसको आप 6-8 महीने में उसको जब ब्रेक करके उसका मटेरियल लाएंगे, आपको नहीं पता कि 6 महीने बाद जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगी, एक बीच में का बजट आ गया, कोई ड्यूटी में चेंजेस आ गई, ये आ गई। तो लोहे की सनत चूँकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, आज आप कोई भी मिल लगाएंगे तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे इस वक्त हम भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं कि हम कराची से अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं पंजाब की तरफ, तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है जी। तो उसके लिए हमें हमेशा एक ऐसी प्लानिंग होगी कि 5 साल के लिए आपके साथ ये सिस्टम रहेगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपनी प्रोडक्शन को लाएं, हर चीज़ को मैन पावर, लोहे से रिलेटेड मैन पावर स्पेशली होता है। हर मजदूर का काम नहीं है कि उस इंडस्ट्री में काम कर सके, ट्रेंड मैन पावर होता है, लेकिन उसको जो है अगर हम तैयार करते हैं, पता चला कि जी आज हमने मिल जो है बंद करनी पड़ गई, क्यों, तो कि बारे में नहीं रही, कोई फिजिबल नहीं रहती। बिल्कुल। तो इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल्स है जो जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान जो है, आज आप देखें इंडिया खुद कफील है। बिल्कुल। इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग स्टील। चाइना की आपको मैं बात बताऊं कि चाइना ने 2007 से पहले तक चाइना वॉज इम्पोर्टिंग स्टील। जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सेट कर लिया 2008 ऑनवर्ड्स, इस वक्त दुनिया की 55% प्रोडक्शन लोहे की जो है वो चाइना दे रहा है। आज से 10-12 साल पहले चाइना वॉज इम्पोर्टिंग स्टील। सही। तो बहुत बड़ा ऑब्वियसली आप कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट कर रही है, कुछ दरामदी कवानीन होते हैं, तो मुझे वो बताइएगा क्या है, उसको किस तरह से सपोर्टिव बनाया जा सकता है? ऑब्वियसली आपके पास कुछ सजेशंस भी होंगी। देखें, पहले तो हमको हर वक्त एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। अगर हम इस तरह सोचें कि जी इंपोर्टेड मटेरियल चूँकि बाहर से जो हम मंगाते हैं, और लोहे में बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि इंपोर्ट किया जाता है, सही, उसको अगर हम सस्ता रखेंगे तो हमारा कंज्यूमर सर्वाइव कर सकेगा। एग्जैक्टली। लेकिन
یہ بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے گورنمنٹ کو, چونکہ آئل کے بعد اسٹیل از دا بگیسٹ سورس آف انکم فار دا گورنمنٹ, بیکاز امپورٹ اتنی بڑی کوانٹٹی میں ہوتی ہے. تو گورنمنٹ اپنے ریونیو کو کم کرنا نہیں چاہتی. گورنمنٹ نے اتنے ٹیکسز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم بینیفٹ آگے اپنے کنزیومر کو پاس آن نہیں کر سکتے. پھر دوسرا پرابلم آ رہا ہے کرنسی کا. جس طریقے سے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے تو لوہے کی تمام مصنوعات مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. ریزن بینگ کرنسی ڈی ویلیویشن. کرنسی ڈی ویلیویشن کیوں؟ کہ ہماری جتنی, چاہے آپ لوکل انڈسٹری میں بھی اگر لوہا بنائیں گے تو اس کو آپ نے بیس کا را مٹیریل, کیونکہ ہمارے پاس اپنا آئرن اور وغیرہ نہیں ہے جی, اگر ہے بھی تو ہم اس کو یوز نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے. تو لوہے کی بیسک امپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے جب کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کی امپورٹ کی وجہ سے پرائس بڑھ جاتی ہے. اور آج آپ اپنے کنزیومر, آج ہمارے ڈومیسٹک مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت سلو ہو گئی ہے. ایک تو کووڈ کے پرابلم آئے, کووڈ سے پہلے جو ہے وہ مارکیٹ کچھ اور تھی, پوسٹ کووڈ 1.5-2 سال بعد جب ہم نے دیکھا تو مارکیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. لوگوں کی پروڈکٹ بائنگ کیپیسٹی بہت کم ہو گئی. دس اگین اس کے بعد مارکیٹ تھوڑا سروائیو کیا 1.5 سال. اب یہ فلڈز نے واپس جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے. فلڈز کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت کاشتکار, کیونکہ دیکھیں ہماری مین جو مارکیٹ ہے وہ ہمارا جو گروور ہے وہ چھوٹا جو رہتا ہے اس کی وہ جو ہے وہ مین مارکیٹ ہے جس نے اپنا مکان بنانا ہے گھر میں. بیکاز اگر ہم لاہور, کراچی یا بڑے شہروں میں دیکھیں تو وہاں پہ اسٹیل کچھ اور چاہیے. بالکل. اور یو گو آؤٹ سائڈ دا بگ سٹیز, وہاں کی اسٹیل کی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈز کچھ اور ہیں. بالکل اور ہوتی ہے. آج اگر آپ 5 کینال پہ 4 کینال پہ کوئی کوٹھی بنائیں گے تو وہ اتنی آپ یو وڈ گو فار دا بیسٹ اسٹیل آلسو, بیکاز آپ جو ہے وہ 5,000 روپے اسکوائر فٹ کی آپ ٹائلز بھی لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو غریب آدمی ہے جو گاؤں گوٹھوں میں رہ رہا ہے, جس نے اپنا چھوٹا موٹا کوئی گھر ور بنا کے اور لوہے کے 4 اینگل ڈال کے اور 4 شیٹیں ڈال کے, تو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس, لیکن ماسز جو ہے نا وہ ہمارے وہ ہیں. دیکھیں مثال کے اوپر پاکستان میں مغل اسٹیل ہے, امریلی اسٹیل ہے کراچی بیسڈ, اس طریقے سے جو بڑے پلانٹس ہیں دے گو فار بگ پروجیکٹس. کوئی پل بن رہا ہے, کوئی سڑکیں بن رہی ہیں, انڈسٹریل پروجیکٹس آ رہے ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی ہیں, ان کی ڈیمانڈ اس حساب سے نکلتی ہے. لیکن جو عام آدمی ہے اس کی ڈیمانڈ, اس کی کنزمپشن اور اس کی ریکوائرمنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے ڈیمانڈ سپلائی میں. اب مثال کے اوپر مغل ہو گیا, ہمارے دوسرے جو برانڈڈ سٹیلز ہیں, کراچی میں نواب برادرز ہیں, وہ دے گو فار ISO سرٹیفائڈ پروڈکٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں 300+ چھوٹی ری لولنگ ملز ہیں جو سڑیا بناتی ہیں which are not branded, لیکن ان کا مال بھی بکتا ہے. بالکل. اور اس سے زیادہ بکتا ہے. اچھا. بیکاز جو بائر ہے وہ چیز obviously ان کی قوت خرید پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سو یہ طلب و رسد کا گیپ جو آ جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر, اس کو ہم نے کس طرح سے فل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کے لیے تو جو شروع میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ اسٹیل پالیسی ہو, اور ہم جیسے ہم شفٹ کر رہے ہیں اپنی ملز کو تو اس طرح اور بھی ملیں لگیں. ایک تو شفٹنگ کا پروسیس, ایک نیا کام ہونا ہے. اب مثال کے اوپر یہاں پہ شیخوپورہ میں حدید اسٹیل ملز کے نام سے لگی ہے. اس طریقے سے بیس مٹیریل کو امپورٹ کر کے اور اس کو چینج کر کے اور دوسری پروڈکٹس میں شفٹ کیا جائے, کنورژن کیا جائے, جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپورٹ کی مارکیٹ کو ڈیولپ کیا جائے. صحیح. کیوں کہ مثال کے اوپر عائشہ اسٹیل ہے, انٹرنیشنل اسٹیلز ہے, ان کا ایکسپورٹ کا بھی یہاں سے بہت بڑا آرڈر ملتا ہے اور وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کی جب ملیں یہاں لگے گی تو اس سے جو ہے یہاں پہ پروڈکشن مزید بڑھے گی. صحیح. اب مجھے یہ بتا دیں, ہمارے ہاں بہت زیادہ بزنس متاثر ہوئے کووڈ اور پھر سیلاب کی وجہ سے. اسٹیل سیکٹر میں کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ چیزیں متاثر ہوئیں اور آپ کا بزنس بھی اپسٹ ہوا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا مثال کے اوپر پوسٹ کووڈ کو اگر ہم پری کووڈ سے جب اس کو کمپیئر کریں گے تو ڈیورنگ دا کووڈ سیزن سب چیز کی ڈیمانڈ نیچے گئی تھی. صحیح. اوبیسلی سب کچھ بند ہو گیا, سب کچھ بند ہو گیا تھا, کنزمپشن نہیں تھی, لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا, کام نہیں تھا. لیکن اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کافی نیچے آ گئی تھی.
एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई थी। बेहतर तो कुछ कम रेटों के ऊपर लोगों ने फिर, लेकिन जब पोस्ट कोविड आया तो इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर गई, ऊपर चली गई, यहाँ की डिमांड्स भी निकल आई, और यही सिचुएशन फिर इस वक्त उसको मीट वापस है। करना मुश्किल हो जाता है, आपके पास एकदम बहुत लोड हो जाता है। और इस वक्त पोस्ट फ्लड्स में भी अब यही बातें हो रही हैं कि ड्यूरिंग द फ्लड्स और उसके बाद 2-3 महीने जो हमारे रहे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बहुत स्लो रहे हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स जब नया कैश क्रॉप जो मार्केट में आ जाएगी और लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, आम हारी के पास, आम ज़मींदार के पास, शुगर केन भी इस वक्त तैयार है, कॉटन तैयार हो गई है, बिल्कुल, पीछे राइस के पैसे लोग, तो ये जैसे ही हमारी कैश क्रॉप्स के पास लोगों के पास पैसे आएंगे तो हम ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स जो है ना, इंशाल्लाह स्टील प्राइसेस भी जो है वो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और चूँकि इंटरनेशनली मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही है, इस वक्त करेंसी हमारी डीवैल्यू हो रही है। यानी आपने बता दिया कि महंगाई इस सेक्टर में अगर होती है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वो आपने रिलेट कर दिया कि एक तो आपके सामने अगर करेंसी डीवैल्यू होगी हमारी तो वो अल्टीमेटली असर इस चीज़ पर आएगा। ये क्रेडिट फाइनेंसिंग क्या है? क्रेडिट फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त के, एक तो आपने इंडस्ट्री लगाने के लिए जो फाइनेंसिंग मिलती है उसके रेट्स बहुत हाई हैं, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो प्रेजेंट इशू है हमें, वो तो एक पॉलिसी मैटर है जिसको स्टेट बैंक डिसाइड करती है लेकिन इस वक्त जो मेजर इशू आ रहा है कि जो हम स्टील की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो बैंकों के पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट सप्लाई है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक पास नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर मैंने 2 महीने पे एलसी खोली थी $5 लाख की, आज मेरे डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, मेरा माल पड़ा हुआ है पोर्ट के ऊपर हम बैंक में जाते हैं कि जी हमें आप ये ₹5 लें आज के रेट से और ये $5 लाख का हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर करें, बैंक जो है वो एक हफ्ता 10 दिन लगाते हैं। लास्ट वीक व्हेन आई वाज इन कराची, तो मेरे खुद के जो डॉक्यूमेंट थे उसमें उन्होंने जो है वो पार्शियल पेमेंट भेज रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो सप्लायर है ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। मिसाल $5 लाख बोले यार $1.5 लाख उसको भेज दो, तो बाद में फिर दूसरे पैसे 2 दिन बाद भेज देंगे। सप्लायर बोलते हैं भाई मैंने आपको $5 लाख का डॉक्यूमेंट भेजा है, आप $5 लाख एक साथ भेजो। चले लेट्स से कि प्रेजेंटली अगर हम उसको कन्विंस भी कर लेंगे कि ठीक है जी आप 3 टुकड़ों में पैसे ले लें, अगली दफ़ा ही माइट बी रिलक्टेंट टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान, ऑब्वियसली। तो ये इस वक्त जो है फाइनेंसिंग वो एक का अनसर्टेन सी सिचुएशन हो जाती है ना, तो फिर किस तरह ये एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है, और तमाम व्यापारी जो हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं ये हम फेस कर रहे हैं। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा वो सजेशंस जो कि आप एक आम सारिफ को देना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो आपने एक ही दफ़ा खरीदनी है अपना घर बनाते हुए, अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के मद्देनज़र हैं, सो कुछ सजेशंस जो आम सारिफ को आप देना चाहें। देखें असल में जनरली जब हम स्टील की बात करते हैं तो एक आम तासुर ये दिया जाएगा स्टील में आप सरिया गिन रहे हैं और बंदे ने घर बना लिया, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों कि कुरान पाक में जो सूरा है उसमें सूरह हदीद जो है उसमें कहा गया है कि हमने आपके लिए उतारा लोहा और इसमें है रखी बहुत बरकत। तो इसमें हमारे बड़े ये कहते हैं कि लोहे में इतनी बरकत है कि आपके ऑफिस के बाहर की, फैक्ट्री के बाहर की जो मिट्टी है ना, वो भी साल में एक दफ़ा हम बेचते हैं तो हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत रखी है, प्रोवाइडेड आप सच्ची नीयत से इस कारोबार को लेके चलें। आजकल जैसे रिवाज है बहुत बड़ी बड़ी मार्कियाँ बन रही हैं, उन सब में जो है स्टील की कंजम्पशन है, बिल्कुल, स्ट्रक्चर भी बनेगा और शीट्स भी लगेगी जी। शुगर की जब वो आती है सीज़न जी, तो बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ बनती हैं उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों टन लोहा इस्तेमाल होता है और वो अगले साल ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो इसका साइकिल जो है ना वो बहुत बड़ा है। सही। हमने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया इतने बरसों में, वरना जैसे अभी हम रिसेंटली हम डेलीगेशन लेके गए थे टर्की, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो मिलें हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल लोग ओन करते हैं, जी। 1-2 मिलियन टन की प्रोडक्शन की मिलें तो खुद की हैं जी। अब अगर हम सोचें कि जी पाकिस्तान की डिमांड तो 10 मिलियन टन की है तो 10 लोगों ने 10 लगा ली, उसके बाद क्या होगा? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। हमने आज तक वो एक्सपोर्ट की मार्केट को टैप ही नहीं किया। सही। क्योंकि इस वक्त अभी तक हम इंपोर्ट बेस के ऊपर चल रहे हैं। सही। तो जिस तरह टर्की ने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, कोरिया,
کوریا میں ہم ڈیلیگیشن لے کے گئے جس کو میں لیڈ کر رہا تھا, پوسکو اسٹیل مل وچ از دا سیکنڈ بگیسٹ اسٹیل مل ان دا ورلڈ. جی. ان کے جب ہم کو میوزیم میں لے گئے تو ان کے پاس 1960s کی اور 1965 کی پاکستان کی تصویریں لگی ہوئی تھی ڈاکٹر محبوب الحق کی, صحیح, کہ جی ہم نے آپ کا فرسٹ 5 ایئر پلان اور سیکنڈ 5 ایئر پلان کو دیکھا, سمجھا اور ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. یعنی بات وہیں آگے نا, جو جہاں سے آپ نے سٹارٹ کی تھی, آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ آپ کے لیے آسان پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سیکٹر کامیابی سے کام کر سکے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے حصے میں جی ہم بات کرنے والے ہیں خورشید فینس کے حوالے سے اپنے صارفین کو کس طرح سے سہولیات فراہم کر رہے ہیں, اور بہت ساری ہمارے پاس مارکیٹ میں ورائٹیز موجود ہوتی ہے. سو آپ کو بیسیکلی اگر آپ فین خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپشن زیادہ ہیں, تو آپ کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, اس پر ہم بات کر لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرانا چاہوں گی. میاں غلام محی الدین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ سی ای او خورشید فینس ہیں. ویلکم کہیں گے اپنے مہمان کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, ہم صارفین کا اعتماد بحال کرنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہوتا ہے. سو ایسی پروڈکٹ جو کہ صارفین کی الٹیمیٹلی استعمال کی ہے, آپ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, کچھ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیے گا, کس طرح سے آپ نے صارفین کو ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کیا؟ اس کے پیچھے ہسٹری یہ ہے جی, یہ BLDC فین, BLDC ٹیکنالوجی ہے. یہ بیسیکلی وہ ٹیکنالوجی ہے جو سب سے پہلے ورلڈ فیمس کار کمپنی ٹیسلا نے اپنی گاڑیوں میں استعمال کی تھی. صحیح. اور BLDC اسٹینڈ فار برش لیس ڈائریکٹ کرنٹ. صحیح. کرنٹ عام طور پہ لوگ جانتے ہیں کہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک آلٹرنیٹیو AC کرنٹ اور دوسری ڈائریکٹ DC کرنٹ. جی. یہ بیسیکلی DC کرنٹ ہے, اور DC کرنٹ سے چلنے والی موٹریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں. صحیح. موٹر کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں مین, ایک روٹر ہوتا ہے جو گھومتا ہے اور دوسرا اسٹیٹر ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو روٹر ہے نا اس میں پرماننٹ میگنیٹ یوز کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹلی 50% سے زیادہ انرجی سیو کرتی ہے. صحیح. اور چونکہ انرجی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اس لیے پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی پرانی ٹیکنالوجی کو ریپلیس تیزی سے کر رہی ہے. ٹھیک. ایون جدھر جدھر وہ کنونشنل موٹریں یوز ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ انجن کی جگہ بھی یہ ریپلیس ہو رہی ہے, جیسے گاڑیوں میں اور فیکٹریوں میں جہاں جہاں کنونشنل موٹرز یوز ہو رہی تھیں, پنکھوں میں, ہوم اپلائنسز میں, تو یہ ٹیکنالوجی تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے. صحیح. اور ہم چونکہ اس فیلڈ میں تھے, پنکھوں میں ہم 1990 سے اس فیلڈ میں تھے, اور جب یہ 2010, 11, 12 میں لوڈ شیڈنگ بہت عروج پہ ہوئی اور لوگ آلٹرنیٹ ڈھونڈنا شروع کیا لوگوں نے, ہم چونکہ اس فیلڈ میں تھے, ہم نے سوچا کہ ہمیں یہ ٹائم ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم 3 بھائی ہیں, میرے بھائی میاں سعید احمد, میاں شہزاد احمد, ہم ساتھ جوڑ کے بیٹھے اور ہم نے رسک لیا اور نئی ٹیکنالوجی پہ کام کیا. اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو بیٹری سے رن کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتی ہے, یہ ہائیبریڈ ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, بیٹری سے رن کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کی بجلی کی بچت بھی ہو جائے گی. جی. صحیح. حتیٰ کہ سولر پینل سے بھی آپ اس کو ڈائریکٹ رن کر سکتے ہیں. تو وہ ریموٹ ایریاز جہاں بجلی بالکل سرے سے تھی نہیں, وہاں یہ جلدی ایکسیپٹ ہوگی. اور جو زیادہ ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ شاید صرف ڈائریکٹ کرنٹ DC سے ہی چلتی ہے, حالانکہ اس کے ساتھ جب ہم نے پاور سپلائی ایڈ کر دی تو یہ ہائیبریڈ ہوگی. آپ اس کو AC پاور جو ہمارے گھروں میں سپلائی ہوتی ہے وافدہ کی طرف سے, اس سے بھی رن ہوتی ہے. اچھا. اور آپ کو 60% سے زیادہ پاور سیو کر کے دیتی ہے. ٹھیک. صحیح. اور بہت زبردست انہوں نے فائدے بتائے. یہ BLDC انورٹر اگر استعمال کریں تو پھر آپ کے بل پہ کتنا کمپیریٹیولی عام جو فین ہے اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ ہر صارف کے لیے نا علیحدہ کیلکولیشن ہوتی ہے, کیونکہ وافدہ نے وہ پرائس بینڈز بنائی ہوئے ہیں. جی جی جی. تو اگر ایک پنکھا آپ گھر کا ریپلیس کر لیتے ہیں جو 24 آور چلتا ہے, تو یہ آپ کو 50 یونٹس بجلی کے پر منتھ سیو کر کے دے گا. اب یونٹ کی پرائس ہر صارف کے لیے علیحدہ ہے, تو اگر آپ فرض کریں 40 روپیز کاسٹ کر رہی ہے پر یونٹ, تو یہ 2000 روپے کی بچت آپ کو ایک مہینے میں کر کے دے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے ہائر بینڈ سے نیچے والے بینڈ میں آ جائیں.
ठीक, तो उससे आपको ओवरऑल और ज़्यादा बचत हो जाएगी। सही, तो बिजली की बचत भी होगी। अच्छा, क्वालिटी में मैं ये बात जानना चाहूँगी, ये वो चीज़ें हैं जो आप एक दफ़ा ले लें तो साल हर साल चलती हैं। सो वारंटी होती है। मुझे ये बताइएगा कि एज सच ये वाली कभी प्रॉब्लम तो नहीं रही कि सारिफ को प्रॉब्लम हो? इस चीज़ को कैसे मद्देनज़र रखा जाता है? ये बेसिकली अगर कंपैरिजन करें हम कन्वेंशनल पंखों से, तो बहुत सारी साइड में प्लस पॉइंट्स हैं। सही। एक तो ये मोटर गर्म नहीं होती, और जब गर्म नहीं होती ये लॉन्ग लाइफ है, ये ख़राब होती ही नहीं। सही। दूसरा, गर्म ना होने की वजह से आपके रूम टेम्परेचर को भी अफेक्ट नहीं करती। और अगर मैं आपको इसकी खूबियाँ बताऊँ, एनर्जी सेविंग के अलावा तो ये बे आवाज़ है। सही। और ये रिमोट से कंट्रोल होती है। ठीक। और कन्वेंशनल पंखे को जब आप डीमर से स्लो करते हैं तो वो अजीब तरह की आवाज़ें पैदा करता है, जो कि इसमें ख़राबी नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा भी हर सारफ के लिए डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट वैल्यू होती है। किसी के लिए अगर जो एनर्जी की एफिशिएंसी की वैल्यू नहीं है तो उसके लिए पुरसकून है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरा, आजकल सारे फ़ैन बड़े वो हो चुके हैं ना कि आपको अपने रूम की डिकोर के अकॉर्डिंग आपको थोड़े फैंसी फ़ैन भी, क्या वो भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, इसमें हर किस्म के डेकोरेटिव फ़ैन अवेलेबल हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई, आप किसी भी किस्म के फ़ैन में ये यूज़ कर सकते हैं। सही सही। और इसके अलावा फैंस के अलावा आपके पास वाइड रेंज है, जो कि हम देखते हैं कि जी एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं, दूसरे फैंस इस्तेमाल कर जाते हैं, पेडिस्टल फ़ैन, ऑलमोस्ट हर रेंज आपके पास? जी जी, ये सारे हर किस्म के पंखों में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। सो आप नाज़िन, आपके पास ये एतमाद वाली चीज़ मौजूद है जिस पे आप ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आम सारिफ ने अगर ये ख़रीदारी करनी है तो कैसे ख़रीद सकते हैं, ये भी बता दीजिएगा। ये अब तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने तो 2013 में पाकिस्तान में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, और हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा काम था जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आई, लोग समझते नहीं थे, इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की तकरीबन तमाम फ़ैन कंपनियाँ इसको कॉपी कर रही हैं, और ये तेज़ी से पाकिस्तान के पंखे रिप्लेस हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और अगर आप मुल्की लेवल पे देखें तो अगर एक पंखा 50 वाट बिजली सेव करे जी, तो हर 2000 पंखा जो है ना वो आपको 1 मेगावाट बिजली सेव करके देता है। सही। तो आप अंदाज़ा करें, अगर मुल्क के मतलब 1 करोड़ पंखा भी हम एस्टीमेट ये है कि तकरीबन 8 करोड़ पंखा है पाकिस्तान में, अगर 1 करोड़ पंखा भी रिप्लेस हो जाएगा तो वो तकरीबन आपको 5000 मेगावाट बिजली की सेव बचत करके भी होगी। देता है। अच्छा, अब इतनी जदीद चीज़, जब क्वालिटीज़ इतनी सारी सुने और ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी सुने, तो लोगों का कंसर्न होता है कि अच्छा उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर होगा, महंगा होगा। तो इसकी प्राइसेस बता दीजिएगा कि रीज़नेबल हैं? प्राइसेस पे अगर जाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वक्ती तौर पर उस पर, लेकिन वो आपको पहले मंथ में उससे ज़्यादा ये रिप्लेस आपको आपकी बिजली रिटर्न की कर बचत भी हो जाएगी, आपको सहूलत भी मिल जाती है, तो फिर ऑब्वियसली उसका कंपैरिजन तो आ जाता है। सो मुझे ये बता दीजिएगा, हमने प्राइसेस तो डिस्कस कर ली, अब ये जो हालिया महंगाई हो रही है, इन चीज़ों के असरात भी आपकी प्रोडक्ट्स पे आते हैं? जी, ये तो ज़ाहिर है महंगाई हर चीज़ पे, ख़ास तौर पे हमारी काफ़ी सारी आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो डायरेक्ट डॉलर के साथ लिंक्ड हैं। सही। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी आ रही है। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के आ रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर रोक ना लगाएं, क्योंकि उससे बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ रही है। और अगर जो चीज़ें ज़रूरत हैं आवाम की वो प्रोड्यूस ना होंगी पाकिस्तान में, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये जो इंडस्ट्री के, ख़ास तौर पे फ़ैन इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल पे रोक लग रही है स्टेट बैंक की तरफ से एलसीज पे, उसको उठाया जाए प्लीज़। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर के सारे पंखे रिप्लेस नहीं भी कर सकते, तो जो आप पंखा ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में 2-3 पंखे होते हैं जो हाँ, ज़्यादा, या तो आपके लाउंज का या आपके बेडरूम का होता है, उनको आप ज़रूर रिप्लेस कर लें। और जब आप एक पंखा रिप्लेस कर लेंगे तो आपको फ़र्क सामने वैसे ही आ जाएगा आपका कि मैं सारे के सारे रिप्लेस करूं। जिन एरियाज़ में अवेयरनेस आ गई है
लोग पुराने पंखे कन्वेंशनल उतार के फेंक रहे हैं और नए लगा रहे हैं। बिल्कुल, और जब सबसे बड़ा मसला इस टाइम ये है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, जब आपको खुद ही पता चलेगा कि इससे बिजली का बिल भी कम आ रहा है तो फिर आप खुद दूसरी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी आपको बता देते हैं जी मौसम की सूरत हाल कैसी है, आज शहर का मौसम कैसा होगा। हम चलेंगे, हमारी रिपोर्टर बाहर कोमल मौजूद है। ओवर टू यू कोमल। ना शहर लाहौर में मौसम का मिजाज बहुत ज़्यादा हसीन महसूस हो रहा है। सूरज किरणें बिखेर रहा है, जबकि हल्की सी ठंडी हवाएं भी महसूस की जा रही हैं। सूरज की किरणें बिखेरने की वजह से इस वक्त सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। जबकि टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम जो है वो गर्म और खुश्की रहेगा, और इसी के साथ साथ गर्म कुछ इस हवाले से कि सूरज जो है वो किरणें बिखेरेगा, और जब सूरज किरणें बिखेरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्दी की शिद्दत में कमियाँ आती है और हल्की हल्की जो है वो हरारत महसूस की जाती है। तो माहिरीन यही बता रहे हैं कि आज कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम के मिजाज हम कुछ इसी तरह के देखेंगे, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक जाएगा। बारिशों के हवाले से फिल वक्त कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लिहाजा फिर भी शहरी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि अभी मौसम खुश्क चल रहा है, और जब मौसम खुश्क होता है तो शहरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नज़ला जो है वो, खांसी, ये वाली बीमारियाँ जो है वो ख़ास तौर पे हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में जो है वो काफ़ी कसीर तादाद में उभरने लगती हैं, और इस तरह जो है वो शहरी मुब्तला होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। तो लिहाजा अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है और कोशिश करनी है कि मौसम के मुख्तलिफ रंगों को इंजॉय तो ज़रूर करना है, लेकिन अपनी हिफाजत को भी साथ मद्देनज़र रखना है। अगर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली और कारकर्दगी पर जो है वो मुँह चिढ़ा रही है तमाम इंतज़ामिया को। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 280 रिकॉर्ड किया गया है, और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। ना हम देख रहे थे कि रोज़ बरोज़ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही थी। इंतज़ामिया जो थी वो काफ़ी दावे कर रही थी कि वो मुतहरिक है, और इस दफ़ा जो है वो हम काफ़ी कसीर तादाद में देखेंगे कि कमी देखने में आएगी एयर क्वालिटी इंडेक्स में। जितनी हो सकती है कोशिश की जाएगी इंतज़ामिया की जानिब से कि वो बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाएंगे, लेकिन जब फ़िज़ाई आलूदगी ने सर उठाया तो हमने देखा कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, और जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी थी उसका पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है। तो लिहाजा ये एक अलर्ट सिचुएशन है इंतज़ामिया के लिए भी और शहरियों के लिए भी। शहरियों को भी बतौर शहरी अपना फ़र्ज़ निभाना है, क्योंकि हर शहरी जब अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ निभाएगा तो यकीनन ये बात कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि जल्द जो है वो हम स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल को काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब अब हम सारी बात ही इंतज़ामिया पर डाल दें तो कैसे जो है वो शहर लाहौर की फ़िज़ा को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया तो अपनी तरफ से कारकर्दगी करने की कोशिश कर रही है, जब तक शहरी भी इसमें अपना किरदार नहीं निभाएंगे तब। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई जी। स्मॉग की सूरत हाल से निपटने के लिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है, अदरवाइज़ हर रोज़ देख रहे हैं कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर शहर जो है वो आ रहा है। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद।